अस्सलाम वालेकुम। ईरान के हवाले से कुछ ना कुछ पेशरफ्त करने के लिए मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़कर कुछ काम करना पड़ेगा। इनिशिएटिव माजी में पाकिस्तान लिया था, माजी करीब में, और दोबारा ये इनिशिएटिव शायद पाकिस्तान को ही लेना पड़ेगा। शायद और कोई मुस्लिम दुनिया का मुल्क इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है जितना वेल पोजीशन पाकिस्तान है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इसी तरीके से टर्की को साथ इंगेज करके इस मामले का कोई ऐसा मुस्बत हल निकाल सकता है जहां ईरानी क़यादत को दोबारा कायल किया जाए कि ये मसला इस तरीके से हम लेकर चलें तो आगे मामला बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वाशिंगटन के साथ जो पैगाम रसानी का काम है वो भी इस्लामाबाद के ज़रिए करना निस्बतन आसान है। ईरानियों का उसके ऊपर एतमाद माजी में था, अभी भी बरकरार रहना चाहिए, और शायद यही एक रास्ता होगा जिससे ईरान के अंदर जो बार बार हमले हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और उसमें बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट किया गया, तो उसको रोका जा सके ताकि वहाँ मज़ीद नुकसान ना हो। ईरान की तरफ से आज जो इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट है, हमने चंद रोज़ पहले भी इसको डिस्कस किया था कि वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि अगर सूरत हाल ख़राब होती है हुर्मुज़ के अंदर, या ईरानियन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है अमरीकी उसको हिट करने की कोशिश करते हैं, तो जवाब में वो हौसियों को इस्तेमाल करते हुए, यमनी हौसियों को इस्तेमाल करते हुए बाबुल मंदब के अंदर डिसरप्शन की कोशिश करेंगे। तो जो ऑयल प्राइसेस अभी अगर $85 के ऊपर है ब्रेंट की, तो ये जंप लगाएंगे 20, 30, $40 या 125, 150 तक चली जाएंगी, और दुनिया सारी के अंदर एक भूचाल पैदा हो जाएगा। रॉयटर्स ने आज ये स्टोरी जारी की है कि ईरानियन जो लीडरशिप है उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि अगर अमरीकी हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं या हुर्मुज़ के अंदर सूरत हाल ख़राब होती है तो आप बाबुल मंदब को दोबारा बंद करने की कोशिश करें। ये एक दफ़ा चंद साल पहले ये काम हो चुका है, और अगर ये काम होता है तो 20% ट्रैफिक तो तकरीबन वो डिसरप्ट कर देंगे इंटरनेशनली जो चलती है उधर से, और सऊदी ऑयल उसका बड़ा हिस्सा बाबुल मंदब से गुजरता है। तो एक हुर्मुज़ की डिसरप्शन है जिसका प्रेशर है, और अगर साथ बाबुल मंदब भी शामिल हो जाए तो पूरी दुनिया में एक एनर्जी का बहरान आ जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी आएगा, लेकिन सबसे पहले एनर्जी का बहरान पैदा होगा, और यूरोप और एशिया की इकॉनमीज़ शायद उसको बर्दाश्त करने की पोजीशन में ना हो, क्योंकि यूरोप सारे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई ने पहले ही उनकी इकॉनमीज़ का बुरा हाल किया हुआ है। वो कहने को वो यूरोप है, पेरिस है, फ्रांस है, बरतानिया है, लेकिन अब उनकी इकॉनमीज़ इंटरनली जो है बहुत कमज़ोर है, वहाँ नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो माजी के शाहना महल तो नज़र आ रहे हैं दूर से, लेकिन वो अब उनके अंदर वो उतनी सख्त है कोई नहीं है किसी भी उनके यूरोप के मुल्क में। और अगर ये एनर्जी क्राइसिस डीपन होता है तो ये उसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक स्टेटमेंट है अमरीकी नायब सदर JD वैंस का जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हम बार बार, मैं एटलीस्ट इसका कुछ 100 दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ कि इस जंग का और इस तनाज़े का अगर ये बरकरार रहता है तो दुनिया सारी में सिर्फ एक बेनिफिशरी है, और उसका नाम नेतन्याहू है या इसराइल है, उसके अलावा कोई नहीं है। और वो अमेरिका को घेरता है, ट्रंप को बहुत इन्फ्लुएंस है वाशिंगटन के ऊपर इसराइल का, और उसको घेरता है ताकि वो इस तनाज़े का हिस्सा बना रहे। बंदूक इसराइल चलाता है, कंधा अमेरिका का इस्तेमाल करता है। तो JD वैंस का इंटरव्यू सुनिए, JD वैंस क्या कह रहे हैं। The Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. ये शायद JD वैंस का इससे ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि इसराइल उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन है वो इसराइल अब वहाँ से लूज़ कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट ट्रंप इंतज़ामिया के ऊपर अभी भी उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इस तनाज़े से अभी तक अमेरिका बाहर नहीं निकल पाया, जबकि वहाँ पब्लिक ओपिनियन जो है वो लार्जली ईरान वॉर के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन आ जाए तो दो मसले ऐसे हैं जिससे हमारी तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। एक पाकिस्तान की दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, और दूसरा हमारी जो पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, वो पीछे नहीं हटने को तैयार। और मौलाना फजलुर रहमान का जो रिसेंट स्टेटमेंट है उसके बाद से पूरी जो मौजूदा हुकूमत है, कोलिशन जो पार्टनर्स भी हैं और PMLN का जो अपनी भी सीनियर लीडरशिप है, वो रोज़ाना एक सुबह उठते हैं और शाम तक उनकी 100 स्टेटमेंट्स जारी होती हैं कि फजलुर रहमान साहब ने शोहदा की शान में गुस्ताखी की है। तो एक तो मैं एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वो पहले दोहरा लूँ, फिर आगे चलते हैं कि
पाकिस्तान के शोहदा फ़ौज के हों, पुलिस के हों या सिविल के हों, कभी भी उनकी तकरीम में कमी आने का कोई अगर बंदा सोचता भी है तो शायद वो उससे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आपकी दाखिली सलामती के लिए, पाकिस्तान के लिए अगर कोई बंदा अपने जिस्म के ऊपर एक ज़ख़म भी लेता है ना, तो आपको उसको सलाम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि कोई अपनी जान ही पाकिस्तान के ऊपर निछावर कर दे, तो उसके ऊपर तो दूसरी राय मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी। मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी सियासत में गुंजाइश होगी या किसी और जगह पर गुंजाइश होगी। लेकिन दूसरा मसला आता है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, हुकूमतें बनाना या गिराना, या सियासी कोई इत्तेहाद इकट्ठा करना या उसको सियासी इत्तेहाद को तोड़ने के अंदर रोल। हमारी 70-80 सालों की तारीख में इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। IJ कैसे बनी थी, कैसे नवाज शरीफ आए थे, कैसे उनकी हुकूमत बनी, कैसे गिरी, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कैसे इमरान खान की हुकूमत बनी, कैसे उनकी हुकूमत गिरी, आपको फिर उसका जवाब मिल जाएगा। तो हमारी हिस्ट्री इसके आगे पीछे ही घूमती है। तो वो अगर कोई सियासी शख्सियत बयान देती है तो वो ठीक है, उसको खुले दिल से लेना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वजह तनाज़ा किसी शहीद जो है उसकी कुर्बानी को कभी नहीं बनाना चाहिए।